हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र एंड इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। आपके जितने चैप्टर्स है प्रश्न बैंक में, उन सभी चैप्टर्स के हम क्वेश्चन के जितने भी है सभी वस्तुनिष्ठ सहित सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले कक्षा 12वीं विषय के हम यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रश्न बैंक का A to Z सॉल्यूशन देख चुके हैं पूरा कंप्लीट, जिसमें से पेपर में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है, लगभग 80% आपको पूरा का पूरा प्रश्न बैंक से ही पूछा जाएगा। इसलिए 80% यदि आप कवर करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द प्रश्न बैंक को याद कर लीजिए। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें दिए गए सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पेपर कहीं बाहर से नहीं आएगा, आपको प्रश्न बैंक से ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसके उत्तर शुरू करते हैं प्रश्न बैंक के। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है और केंद्रीय समस्या की एक पहचान करना है आपको, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। ऐसे पूरे ऑब्जेक्टिव आपको जो है प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें लगभग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जो फर्स्ट में शुरू होता है। तो इसमें जितने भी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इन सभी के उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे प्रश्न बैंक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अर्थशास्त्र की प्रकृति क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आप इन सभी के उत्तर जो 16 प्रश्न हैं, इन सभी के उत्तर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरे जितने 16 प्रश्न पूछे गए उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है। अब आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, समय भी बहुत कम है, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है और अभी से शुरुआत कर देना है। तो जितना हो सके इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक एक बार यदि आप इसको पढ़ लोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं ये आपको लिख लेना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमती यंत्र है, इसको समझाना है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, प्रश्न क्रमांक तीसरा। सभी प्रश्नों को नोट करते चलिएगा क्योंकि आपके पास समय कम है, तो इनको अच्छे से आप यदि पढ़ लेते हो, आपके पास जितना समय उस समय को यूज कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आप उसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अर्थशास्त्र की यहाँ पर केंद्रीय समस्या से क्या आशय है, ये हो गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये देखना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता हो जाएगी। पॉइंट मेन पॉइंट यदि आप पढ़ के चले जाते हो उसमें भी आपको उसका थोड़ा डिटेलिंग लिखना आ सकता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा हो जाएगी। जितनी सीमाएं इनके मेन पॉइंट भी यदि आप पढ़ लेते हो तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें हो जाती है। ठीक है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर है, तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा। 3 अंतर इसमें प्रमुख रूप से आपको पढ़कर जाना है, जिससे आपको सारे नंबर मिल जाए। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे प्रश्नों को हल करना है आपको और साथ ही जितना आपसे हो सकता है उतना कोशिश कर पढ़ने की, क्योंकि आपके एग्जाम भी नजदीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषता हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी इसमें। फिर एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, इसकी विवेचना करना है आपको। और इसमें और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, आप इनको प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। उसकी पीडीएफ के लिए गूगल पर सर्च करें www.boardjankari.com, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र वाले क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार इसको लगा लीजिए। इसमें प्रमुख रूप से 4 से 5 अंतर आपको आते हैं। ठीक है, तो 4 अंतर आपको इसमें करके जाना है, ये हो जाएंगे। इसमें 6 अंतर दिए गए, 6 पढ़ के भी जा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिए गए हैं आपको, प्रश्न बैंक में भी मिल जाएंगे। हम सीधे इनके आंसरों को देखते हैं, समय कम है तो इन समय का हम अच्छे से उपयोग करके आप प्रश्न बैंक को सामने रख लीजिएगा। यदि आपको उसका प्रिंट मिला है स्कूल से तो उसमें आप टिक कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, सीधे सीधे आप इसमें आंसर को टिक करते हुए चलिएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे एग्जाम के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया आपके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे। तो आपको इसमें लगभग 50-51 ऑब्जेक्टिव समथिंग पूछे गए। ठीक है, तो इन सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का हम आंसर देख लेते हैं। जितने आपको ऑब्जेक्टिव पूछे गए, तो यहाँ से आपके फर्स्ट सेकंड से लेकर पूरे जितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए उन सभी के उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, 51 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि सारे महत्वपूर्ण है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से टिक कर सकते हैं पेन या पेंसिल से। तो ये आपके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उनको देखेंगे। चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। उपयोगिता को परिभाषित कीजिए, उसका अर्थ बताइए। साथ में आ सकते हैं क्वेश्चन दो अंक के लिए। ठीक है, कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है, उपयोगिता क्या है, इस प्रकार के प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको जल्दी जल्दी से नोट करना है, लिखते हुए चलना है या स्क्रीनशॉट को रखना है। अब क्योंकि आप इनको एक एक बार पढ़कर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि धनात्मक ऋणात्मक उपयोगिता से तात्पर्य, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। पूरक वस्तुएं, मांग का नियम क्या है, उदासीनता वक्र विश्लेषण का उपयोग। ठीक है, तो ये थोड़े दीर्घात्मक प्रश्न है, ये आपको मिल जाएंगे
बुक में भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। हालांकि प्रश्न बैंक में बहुत सारे प्रश्न हैं जिसकी प्रिपरेशन आपको करना है। ठीक है, सम सीमांत उपयोगिता हास नियम को एक उदाहरण द्वारा समझाना है इसमें, तो ये उदाहरण द्वारा हो जाएगा। इसका रेखा चित्र और इसकी व्याख्या भी आपको करना है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता हो गई, कुल उपयोगिता, इसका ग्राफ बन जाएगा। ये धनात्मक उपयोगिता, पूर्ण संतुष्टि बिंदु। उसके बाद में थोड़ी सी डिटेलिंग आपको लिख लेना है। ठीक है, हास नियम की व्याख्या करने के लिए भी है, तो इसमें भी मार्शल के अनुसार स्पष्टीकरण दे दोगे और जो चित्र है ये भी बना दोगे, तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण तुष्टि बिंदु हो जाएगा, रोटी की इकाइयाँ। ये आपको अगला प्रश्न है, उदासीनता वक्र क्षैतिज या लंबवत अक्ष को स्पष्ट क्यों नहीं करते, स्पष्ट करना है। ठीक है, ये उदासीनता वक्र हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। मांग के नियम की रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या करना है, तो ये भी हो जाएगा मांग वक्र। उसके बाद इसमें थोड़ी सी आप डिटेलिंग लिख दोगे। ठीक है, मांग के नियम का महत्व समझाइए, ये भी आएगा। तो इसमें भी पॉइंट, मेन पॉइंट पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत इसमें फ़ायदा हो जाएगा। यदि आप सोचोगे पूरा डिटेलिंग याद करके जाए तो उतना सारा आपको याद नहीं होगा, लेकिन मेन यदि पॉइंट उसको समझ के पढ़ लेते हो तो वो पॉइंट आपको याद रह जाते हैं। ठीक है, ई घटक आ जाएंगे मांग को निर्धारित करने वाले, फिर मांग के नियम के अपवाद आ जाएंगे। ठीक है, इसमें अपवाद को पॉइंट वाइज दिया गया है, तो ये भी तैयार कर सकते हो। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, मांग की लोच के प्रकार। अधिक लोचपूर्ण मांग है। ठीक है, ऐसी है इकाई लोच मांग होगी, दूसरी, तीसरी कम लोचपूर्ण मांग हो गई। ऐसे प्रश्न है, तो इनको तैयार कर सकते हो। कीमत मांग लोच के निर्धारक तत्व है। पहला, वस्तु का प्रयोग, यूजेस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, फिर वस्तु के गुण, क्वालिटी ऑफ कमोडिटी। संयुक्त मांग, जॉइंट डिमांड हो गई। वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गई। आय स्तर यानी इनकम लेवल। ठीक है, ये लोच वाले प्रश्न है। इसमें से आपको इन जो प्रश्न बैंक में जितने प्रश्न हैं वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि आप इतने सारे प्रश्न तैयार नहीं कर सकते हो एक साथ, लेकिन हाँ इनको पढ़ सकते हो, थोड़ा मेन पॉइंट को तैयार कर सकते हो, मुख्य बिंदु जो है। फिर बाद में डिटेलिंग आप इसके पॉइंट से ही बना सकते हो, जैसे मेन जो पॉइंट होता है उसके आधार पर। तो ये ग्राफ हो जाएगा कम जो यहाँ पर है, आप इसको ग्राफ को भी तैयार करें। फिर उपयोगिता की विशेषता हो जाएगी, क्या क्या होती है उपयोगिता, अनुमानित होती है, अदृश्य होती है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता में संबंध आपको बताना है। तो एक उदाहरण के द्वारा भी इसका बता सकते हो। चलिए, इसके बाद थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको हर इसमें पूछे गए। प्रश्न बैंक के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो प्रिपरेशन करके ही जाइए आप, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, इसमें आपको 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, सही विकल्प टाइप के हैं, तो उनका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, 1 से जो 45 तक के पूरा आंसर यहाँ पर टिक कर सकते हो। फिर सही जोड़ी की बढ़ते हैं, फर्स्ट सेट में दी गई है, तो सही जोड़ी के आंसर भी आपको इसी के सामने मिल जाएंगे यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान भी आपको पूछे गए हैं, 8 है समथिंग, तो 8 रिक्त स्थानों के आंसर भी यहीं दिए गए हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी देखते हैं, तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में 12 प्रश्न आपको पूछे गए थे। ठीक है, तो ये 12 प्रश्नों के उत्तर आपको लगातार यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये आंसर आप देख सकते हो। उसके बाद विश्लेषणात्मक प्रश्न उत्तर है, इसमें औसत उत्पाद है, सीमांत कुल उत्पाद है, इनके बारे में बताना है। फिर उत्पादन फलन की मान्यता हो जाएगी, ये अल्पकालीन दीर्घकालीन लागतों को समझाना है। ठीक है, स्थिर अपरिवर्तनशील लागतों में अंतर हो जाएगा, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर। इस प्रकार से यहाँ पर अंतर आप लिख सकते हो। ठीक है, हासमान सीमांत उत्पादन हो गया, साथ में यहाँ पर और भी क्वेश्चंस है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसके पहले हम कक्षा 12वीं का हिंदी और अंग्रेजी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रश्न बैंक का देख चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कक्षा 12वीं से संबंधित सारा स्टडी मटेरियल आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहे। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके साथ में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सभी को वीडियो जरूर शेयर करें। साथ ही में अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड सर्कल ग्रुप में सभी को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल की सचित्र व्याख्या करने के लिए कहा गया है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। घटता प्रतिफल, बढ़ता प्रतिफल है, उसकी रेखा हो गई, समान प्रतिफल हो गया, तो ये चित्र है जो आपको बनाना है। ठीक है, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं समझाना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। उसके बाद साधन के प्रतिफल और पैमाने का प्रतिफल जो भी हमने देखा, इसमें अंतर है, तो कुछ अंतर है, जो अंतर का आधार है उस पर बिंदु पे 4 बताए गए, 4 अंतर। सीमांत लागत औसत लागत में जो संबंध है वो भी स्पष्ट है यहाँ पर। ठीक है, और औसत आगम इसमें बड़ा प्रकार का हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। ग्राफ भी बना देंगे इसमें सीमांत आगम में। ठीक है, ये ग्राफ भी बन जाएगा। फिर इकाई 4 आती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है,
बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपको हर चैप्टर में। प्रश्न बैंक में पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए, इन सभी के उत्तर आप डायरेक्ट मिला सकते हैं। ठीक है, 15 वस्तुनिष्ठ है, ये 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 जो कि है रिक्त स्थान। तो ये रिक्त स्थान के 7 क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। ठीक है, तो ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर जो पूछे गए हैं इनके देख लेते हैं। इसमें आपको 8 रिक्त स्थान जो है पूछे गए हैं, तो ये हो जाएगा उत्तर। उसके बाद अति लघु उत्तर ये देख लेते हैं। पूर्ति का नियम समझाना है। पूर्ति में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। पूर्ति में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न है। बाजार पूर्ति तालिका से क्या आशय, पूरा पूर्ति से संबंधित है। वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हो गए। मुख्य बिंदु भी याद कर सकते हो, तो जिससे आप इसकी डिटेलिंग लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी लोच को प्रभावित करने वाले कारक हो गया पूर्णतः लोचदार पूर्ति। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्णतः लोचदार मांग भी आती है, ये आपको प्रश्न तैयार कर लेना है। क्योंकि अब आपको परीक्षा का कम समय है, इसलिए आप प्रश्न बैंक पर निर्भर रह सकते हैं। बहुत सारा प्रश्न बैंक से ही पूछा जाएगा, सारे प्रश्न लगभग आपको। ठीक है, ये प्रभावित करने वाले तत्व हो जाएंगे। उत्पादन लागत हो गया, वस्तु की प्रकृति हो गई, समय हो गया, भावी कीमतों में परिवर्तन, उत्पादन की प्रणाली, ऐसे कुछ प्रश्न है। ठीक है, अब वक्र की सहायता से समझाने के लिए कहा गया है, तो ये भी हो जाएगा जो वक्र की सहायता से समझाने के लिए कहा गया। ठीक है, ये वक्र बन जाएगा। वस्तु की मात्रा है ABCDES, इस प्रकार से 10 से लेकर 30 तक के आपको दी गई है वस्तु की मात्रा, पूर्ति वक्र बन जाएगा। ठीक, पूर्णतः लोचदार पूर्ति हो गई, अत्यधिक लोचदार पूर्ति हो गई। सभी के ग्राफ है, एक एक हर टॉपिक पे आपको ग्राफ मिलेंगे, तो ये थोड़े विशेष वाले प्रश्न हैं जिसमें ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, बेलोचदार पूर्ति हो गई, पूर्णतः या बेलोचदार हो गई, इसमें भी अलग अलग प्रकार से टाइप्स में बताया गया। ठीक है, पूर्ति के नियम को समझाइए, ये हो गया। उसके बाद में आगे और बढ़ते हैं। थोड़ी डिटेलिंग ज़्यादा है पर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको रेखा चित्र के द्वारा पूर्ति के जो है वक्र के साथ चलना, पूर्ति वक्र के परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। पूर्ति का विस्तार संकुचन कैसे होता है, ये हो जाएगा। संकुचन और अविस्तार का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये तालिका हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्ली ये भी लिख सकते हो। और लागत में वृद्धि होती है उत्पादन के, इसको रेखा चित्र की सहायता से समझाना है, तो इसमें ये रेखा चित्र बन जाएगा। औसत कुल लागत। ठीक है, उसकी 2 विधियाँ पूछी गई है, तो इसमें भी लिख सकते हो। पूर्ति की लोच इकाई से अधिक, इकाई के बराबर। ठीक है, इकाई से कम। और इसकी विधि दूसरी है बिंदु रीति या रेखा गणितीय विधि, जिसको हम कहते हैं, ये हो जाएगा यूनिट 4। चलिए यूनिट 5 देखते हैं, बाजार संतुलन। यूनिट 5 में क्या क्या है। बाजार संतुलन में आपको यहाँ पर अति लघु उत्तर प्रश्न उत्तर, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, निम्नतम निर्धारित संतुलन कीमत, श्रम की मांग हो गया, वस्तुओं की मांग, बाजार संतुलन से क्या आशय है, अधिमांग क्या है, अधिपूर्ति, ऐसे प्रश्न हैं जो इसको तैयार करोगे। ठीक है, अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। इकाई नंबर 6 बढ़ते हैं, इसमें से आपको अति लघु उत्तर ही है इंपॉर्टेंट, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो गया, इसकी 2 विशेषता हो गया, बाजार मांग वक्र हो गया, सीमांत संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति। ठीक है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। औसत संप्राप्ति हो गया, अल्पाधिकार हो गया, द्विअधिकार, अल्पाधिकार की विशेषता हो गई। ये पूरा आपको भाग 1 में मिल गया व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब हम भाग 2 इकाई 2 इकाई 1 ही है आपके लिए भाग 2 में, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें से वस्तुनिष्ठ है, प्रश्न बैंक में भी वस्तुनिष्ठ आपको मिल जाएंगे, इसके उत्तर डायरेक्ट आप नोट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, 6 वस्तुनिष्ठ है इसमें, तो 6 को पढ़ सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान पूछेगा, इसमें भी 6, तो 6 समष्टि अर्थशास्त्र से आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र से जितना प्रश्न बैंक में उतना ही आपको तैयार कर लेना है क्वेश्चंस को। फिर सही जोड़ी का सेट है, उसमें देख लेते उत्तर, तो ये सही जोड़ी के सेट के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य के भी उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सत्य असत्य के उत्तर। उसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपके नोट हो जाएंगे पूरे। उसके बाद अति लघु उत्तरी में वेरी इंपॉर्टेंट, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में 2 अंतर लिखिए, या 3 अंतर भी आ जाता है, तो 2 से 3 अंतर तैयार कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तैयार हो जाएगा। फिर समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, इसकी 2 विशेषता, जैसा व्यष्टि में हमने देखा बिल्कुल सेम। फिर उसके महत्व आ जाएंगे, दोष आ जाएंगे। देखिए हर चीज़ के महत्व दोष याद करना है आपको समष्टि और व्यष्टि में। ठीक है, इसकी विश्लेषण पर निर्भरता, इसके बहुत सारे पॉइंट है। और कौन अधिक बेहतर है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसको भी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें और वस्तुनिष्ठ है वो देखते हैं। तो इसमें आपको थोड़े से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है, 6 क्वेश्चन है समथिंग, तो ये 6 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान है, इसमें भी आपको ज़्यादा है, तो 6 रिक्त स्थान यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सत्य असत्य है, तो ये सत्य असत्य में भी नोट कर लेंगे। सही जोड़ी देख लेते हैं, ये सही जोड़ी हो जाएगी, इसका भी उत्तर आपको यहाँ पर मिल गया। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है, तो ये भी आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, 6।
चलिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखना है आपको। ये हो जाएगा लघु उत्तरी में सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय। अंतिम मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। इसमें देखिए इस प्रकार से दी गई है, तो आपको उत्तर लिखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बड़े मार्क में पूछ जाते हैं। ठीक है, एनडीपी एमपी की गणना करना है आपको, तो ये हो जाएगा। राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय पूंजी में अंतर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी तैयार करेंगे। देखिए इसमें 3 अंतर आपको दिए गए, तो तीनों अंतर याद कर सकते हो। ठीक है, 5 अंतर है, मैक्सिमम 5 भी कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं? ठीक है, ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दोनों में अंतर आते हैं। तो अंतर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अंतर तैयार कर लेना है आपको। 4 अंतर दिए गए हैं, चारों अंतर तैयार कर सकते हो। बहुत सारे अंतर है इसमें। राष्ट्रीय आय के महत्व लिखना है। ठीक है, ये भी हो जाएगा, मेन पॉइंट पढ़ के जाइएगा। और मिश्रित आय को स्पष्ट करना है स्वनियोजित की। ठीक है, इसके बाद है आय विधि का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, दी गई कोई 3 सावधानी याद कर सकते हो। ठीक है, चालू कीमत पर दी गई है, इसमें राष्ट्रीय आय की गणना करना है स्थिर कीमत पर। इसके बाद इकाई 3 मुद्रा और बैंकिंग। ठीक है, इसके वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं। इसमें 5 वस्तुनिष्ठ है, 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ये हो जाएंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, दिए गए हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के आंसर यहाँ पर आपको लिख लेना है। इस प्रकार से रिक्त स्थानों के आंसर भी यहाँ दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है सत्यासत्य लिखिए, तो सत्यासत्य के भी आंसर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है सही जोड़ी बनाने के लिए, तो सही जोड़ी भी यहाँ पर दी गई है, उसको भी नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे है वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? मुद्रा की मांग किसे कहते हैं? मुद्रा की पूर्ति को समझाइए, हो गया। और केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। और सीमित विधि ग्रह से क्या आशय है? मुद्रा के प्रमुख कार्य हो गए। ठीक है, मेन पॉइंट भी पढ़ सकते हो। मुद्रा एक बुरा स्वामी है, इससे क्या आप सहमत है? ये भी आपको बताना है, हाँ या नहीं में। मुद्रा का महत्व हो गया। चलिए इसके बाद और देख लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कक्षा 12वीं से संबंधित सारे वीडियो आपको अच्छे से मिलते रहे। इसके अलावा दोस्तों में जरूर शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कक्षा 12वीं के और भी यदि आपको विषय चाहिए होंगे तो वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्य को लिखिए। व्यावसायिक बैंकों के कार्य लिखिए, प्रमुख कार्य हैं जमा स्वीकार करना, चालू बचत खाता, सावधि, ये और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें से दी गई है। बैंकों के प्रमुख एजेंसी कार्य आपको बताना है, केंद्रीय बैंकों के कार्य, इसमें अंतर बताना। ठीक है, केंद्रीय बैंक और व्यापारी बैंकों के कार्य में अंतर, ये हो जाएगा। एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुण हो जाएंगे। मेन पॉइंट जैसे टिकाऊपन होता है, इसमें मूल्य स्थायित्व होता है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ पर बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे वस्तुनिष्ठ हैं, तो 6 वस्तुनिष्ठ है, 6 के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें आपको 6 रिक्त स्थान है, तो 6 रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक तीसरा है सत्यासत्य, तो यहाँ पर आप सत्यासत्य इसको लिख सकते हो। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ी बनाने के लिए दी गई है। 6 सेट में है, तो सॉरी 6 है आपको सही जोड़ी में, तो 6 यहाँ पर बनाना है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, तो ये भी 6 है, तो यहाँ पर इसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी में अति लघु उत्तर ये पूर्ण रोजगार संतुलन या पूर्ण, दोनों में अंतर। ठीक है, ये अंतर हो जाएगा। 3 प्रमुख, समग्र पूर्ति स्पष्ट करना है, परंपरावादी सिद्धांत की 3 विशेषता रोजगार का जो है, और यहाँ पर आय रोजगार सिद्धांत के 3 दोष की, और उपभोग फलन की 3 मान्यताएं। ठीक है, बचत फलन की व्याख्या, पूंजी की सीमांत क्षमता, बचत प्रवृत्ति के निर्धारक के 3 तत्व, यानी आय, बचत की इच्छा, उच्च स्थिति की लालसा, आधिक्य मांग और अभावी मांग में अंतर। इसमें 3 प्रमुख अंतर दिए गए हैं, तीनों तैयार कर सकते हो। अभावी मांग के 3 कारण हो गए, कीन आय व रोजगार सिद्धांत समझाइए। ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको आप तैयार कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, अंतरों को पहले याद कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं उन अंतरों को तैयार कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमेशा तैयार रखिए, जिससे आपको अच्छे से आपको नंबर मिले। ठीक है, सरकारी बजट अर्थव्यवस्था, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी तैयार करना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वस्तुनिष्ठ का सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसमें 6 प्रश्न है, तो ये 6 रिक्त स्थान आपको तैयार करना है। तीसरा सत्यासत्य है, सत्यासत्य भी यहाँ पर बन जाएगा। जिस भी स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कवर कर लिया उसको पास वैसे ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन यदि वो याद कर लेता है 1 या 2, इसलिए ऑब्जेक्टिव को अच्छे से तैयार करके जाए। जितने प्रश्न बैंक उतने ही आप तैयार कर लोगे ना ऑब्जेक्टिव, तो आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। सरकारी बजट का अर्थ है, संतुलित बजट किसे कहते हैं, आधिक्य का बजट, पूरक बजट किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यय अप्रत्यक्ष व्यय दोनों साथ में पढ़ ले, अंतरिम बजट, घाटे का बजट। ठीक है, ऐसे और प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को तैयार करना है, तो इसको नोट करते हुए चलेंगे सभी प्रश्नों को। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा,
ठीक है, इसमें व्यय से अभिप्राय को उदाहरण सहित बताना है। बजट के 3 उद्देश्य महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में बजट का महत्व, ठीक है, ये घाटे के बजट पर टिप्पणी भी लिखना है। इसके अलावा और है विकासीय और गैर विकासीय व्यय में अंतर है। ठीक है, तो ये दोनों कर सकते हो। मतदान अयोग्य मदें कौन सी होती है, कौन सी होती है। बजट निर्माण प्रक्रिया हो गई, बजट की प्रस्तुति, बजट पर सामान्य बहस, ऐसे प्रोसेस में चलती है। ठीक है, सरकारी बजट के प्रमुख अवयव को समझाने के लिए कहा गया है, या तत्वम इनको कहते हैं। ये हो जाएगा सरकारी बजट के। ठीक है, उसके बाद भाग 2 जो अध्याय 6 का है, खुली अर्थव्यवस्था। इसके वस्तुनिष्ठ देखते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं है, 4 ही वस्तुनिष्ठ है और चारों वस्तुनिष्ठ के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चारों वस्तुनिष्ठ के आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके 6 रिक्त स्थान है, तो ये हो जाएगी आपके 6 रिक्त स्थान। उसके बाद सत्य असत्य है, तो यहाँ पर आपको सत्य असत्य के आंसर लिख लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 1 से लेकर 6 तक के पूरे आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके उत्तर पूरे 6 प्रश्न है इसमें, तो 6 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगी पूरे एक शब्द एक वाक्य में जो उत्तर दिए गए। इसमें से अति लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न हैं। भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन में 2 अंतर, और भुगतान संतुलन महत्व के 2 बिंदु हो जाएंगे। विदेशी ऋण विदेशी विनिमय कोष की स्थिति, भुगतान संतुलन की चालू खातों की मदों को बताइए, और पूंजी खाते की कोई मद, अदृश्य मदे, दृश्य मदे, स्थिर विनिमय दर के पक्ष में 2 तर्क। ठीक है, ये 2 तर्क, और लोचशील विनिमय दर के विपक्ष में 2 तर्क, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र की पूरी प्रश्न बैंक देखी। तो जितने भी प्रश्न बैंक प्रश्न थे, साथ ही में हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्यूशन देखे। तो पूरा आपका प्रश्न बैंक कंप्लीट हो गया। आपको जो पेपर है इसी में से बनेगा, प्रश्न बैंक से ही तैयार किया जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर ले। आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले तैयार करिए, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर टारगेट कर सके। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा, बाद में इसको नहीं करें, पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर ले, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आपके नंबर अच्छे आ सकें। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें वीडियो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।